अस्सलामुअलैकुम। ये अच्छी बात थी कि सलमा और समद रमज़ी एक दूसरे की तरफ माइल हो गई। सलमा की उससे शादी हो जाती तो वो उसके साथ थाईलैंड छोड़कर हमेशा के लिए काहिरा चले जाते। लेकिन सलाम की हलाकत के बाद फौरी तौर पर शादी की तकरीब मुनक्किद करना कुछ मायूब लग रहा था। इसलिए ये तय पाया था कि सलाम के 40वें के बाद ही शादी होगी। सोनिया ने कलाम को समझाया, ब्रदर आपने कहा तो सलाम के 40वें के बाद ही समद रमज़ी से पढ़ाएं, लेकिन थाईलैंड को फौरी तौर पर छोड़कर काहिरा चले जाएं। सलाम ने कहा, जब तक बेटी का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा सुमद रमज़ी से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। हम उसके साथ कैसे जा सकती हैं? ये सोचकर अजीब सा लगता है कि जो हमारा होने वाला दामाद है हम उसके पास जाकर अभी से रहेंगे। सोनिया ने कहा, आप अपनी दोनों बेटियों को लेकर समद रमज़ी के साथ जाएं, लेकिन उसके साथ रिहाइश इख्तियार न करें। समद रमज़ी का दूसरा बंगला भी है, आप वहाँ क्याम कर सकती हैं। जब 40 दिनों के बाद या 2-4 माह के बाद भी आप बेटी की शादी उससे करेंगे तो बेटी को अपने उस बंगले से रुखसत करेंगे। वह बंगला मुस्तकिल आपके राबिया की रिहाइश के लिए मखसूस रहेगा। वहाँ आपके अखराजात के लिए मुस्तकिल आमदनी का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। समद रमज़ी ने कलाम से कहा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जब तक सलमा से मेरी शादी नहीं होगी मैं आपका दामाद नहीं कहलाऊंगा। उस वक्त तक आप मुझे अपना बेटा समझ सकती हैं। प्लीज़ बेटा समझ कर ही मेरे साथ काहिरा चलें। ये मामला तय हो गई। पारस और पोरस ने उनके लिए पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह सब तैयार कर रखा था। वह दूसरे दिन की फ़्लाइट से समद रमज़ी के साथ रवाना हो गए। सोनिया ने ख्याल खोने के जरिए जनाब अब्दुल्ला वास्ती से कहा, मोहतरम वास्ती साहब, अब आप मुतमईन हो जाएं। आपके ब्रदर कलाम अपनी दोनों बेटियों सलमा और राबिया के साथ काहिरा पहुंच रहे हैं। वहाँ इनकी रिहाइश का इंतजाम हो चुका है। आप अगर अपने ब्रदर से मुलाकात करना चाहें उनके पास काहिरा जा सकते हैं। जनाब अब्दुल्ला वास्ती ने कहा, मैं जल्दी अपने भाई और भतीजों से मिलने जाऊंगा और सलाम की हलाकत के सिलसिले में उन्हें सब्र की तलकीन करूंगा। सोनिया ने कहा, आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको उनसे मुलाकात के लिए काहिरा जाने के लिए क्यों कहा है? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। अब इस बात को राज में रखा जाएगा कि मैं कलाम का सगा भाई हूँ और मेरा ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। ये बात राज में रहेगी तो अमेरिका को कभी ये मालूम नहीं होगा कि तुम थाईलैंड में मुसलमान खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मसरूफ़ हो। तेजपाल के तीनों टेलीपैथी जाने वाले अब बराह रास्त नीलमा वगैरह से रब्ता नहीं करते थे। वो ख्याल खोने के जरिए थाईलैंड में किसी को अलाकार बनाकर लब लहजा बदलकर नीलमा से गुफ्तगू किया करते थे। तेजपाल के एक टेलीपैथी जाने वाले माइक मूरो ने अपने एक अलाकार के जरिए सोनिया को मुखातिब किया, फिर कहा, नीलमा देवी आपकी मर्जी के मुताबिक एक मुसलमान खानदान थाईलैंड से जा चुका है। अब हमारा बैजॉन हमें वापस मिल जाना चाहिए। सोनिया ने कहा, बैजॉन की वापसी का इन्हिसार अमरीकी अकाबरीन के फैसले पर है। मैंने शर्त पेश की थी कि या तो मैं बैजॉन को यरगमाल बना कर रखूंगी या फिर पाल पोर्ट को मेरे हवाले किया जाए। मैं उसे हलाक करूंगी और बैजॉन को रिहा कर दूंगी। तुम अमरीकी अकाबरीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू करो। माइक मूरू ने फैक्स के जरिए अमरीकी फौज के आला अफसर से कहा, आपने कहा था कि 12 घंटे के बाद पालपोर्ट को नीलमा देवी के हवाले कर देंगे। 12 घंटे गुजर चुके हैं। आप हमारी बातों का जवाब अपने ही दिमाग में दोहराएं, हम ख्याल खोने के जरिए सुन रहे हैं। आला अफसर अपने दिमाग में अपनी सोच के जरिए बोलने लगा, तुम सब मेरे अंदर मौजूद हो। मेरे ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकते हो कि मैं पालपोर्ट का बदतरीन मुखालिफ हो चुका हूँ, क्योंकि वो अपने खुफिया अड्डे के बारे में मुझसे भी राजदारी से काम ले रहा है। ये बताना नहीं चाहता कि वो कहाँ रूपोश है। माइक मूरू, जोसेफ हिस्की और बड़ी रॉबर्ट उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगे। ये पता चला कि वाकई अमरीकी अकाबरीन और अमरीकी खुफिया एजेंसी के इंचार्ज वगैरह पालपोर्ट का खुफिया ठिकाना मालूम करने की पूरी कोशिशों में मसरूफ हैं। अमेरिका पहले उसकी पुश्तपनाही करता हुआ लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक को अपने जेर असर लाना चाहता था। अब उसने अपनी पॉलिसी बदल दी थी। वह थाई हुकूमत से समझौता कर चुका था और उस हुकूमत को माली इमदाद, जंगी तैयारी और जदीद हथियार पहुंचाने वाला था, ताकि थाई हुकूमत के फौजी पालपोर्ट के फौजी गुरीलों को पहले थाईलैंड से निकालें, फिर लाओस और कंबोडिया से भी उनका खात्मा कर दें। थाई हुक्मरान खुश थे कि अब अमेरिका पालपोर्ट के खिलाफ है और उन्हें भरपूर इमदाद दे रहा है। थोड़ी देर बाद माइक मूरू की तरफ से एक फैक्स मसूल हुआ। आला अफसर ने इसे पढ़ा। उसमें लिखा था, हम आपके ख्यालात पढ़ चुके हैं। वाकई आप पालपोर्ट के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं, उनके खुफिया अड्डे तक पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने वाले हैं, लेकिन इन सब कामों में देर हो सकती है। उस वक्त तक हमारा साथी बैजॉन नीलमा का कैदी बना रहेगा। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता कि नीलमा आप और हम पर एतमाद करके बैजॉन को रिहा कर दे? आला अफसर के ख्यालात ने कहा, नीलमा मुझसे रब्ता करेगी तो मैं उसे ये रियायत हासिल करने की कोशिश करूंगा। वैसे पालपोर्ट कुछ ज़्यादा दिनों तक रुपोश नहीं रह सकेगा। तुम लोगों ने मेरे ख्यालात नहीं पढ़े हैं। ये मालूम नहीं किया कि मैंने लाओस और कंबोडिया के तमाम कम्युनिस्ट गुरीलों के लिए राशन, हथियार और दवाओं की सप्लाई रोक दी है। अब वो भूखे रहेंगे। दवाओं के बगैर बीमारियां बढ़ती जाएंगी, जख्मियों की मरहम पट्टी नहीं हो सकेगी। हथियार कम पड़ने के बायस वो ज़्यादा दिनों तक जंग जारी नहीं रख सकेंगे। कई माह पहले जब पालपोर्ट कंबोडिया की मगरबी सरहद पार करके थाईलैंड आया था, तभी उसकी मौत का ऐलान किया गया था। इस तरह ये सभी के ख्याल में था कि अगर पालपोर्ट मरा नहीं और जिंदा है तो फिर वो थाईलैंड के ही किसी इलाके में होगा। थाईलैंड के रिटायर्ड फौजी अफसरान पालपोर्ट के वफादार थे। उनमें से जितने उसके खास मातियत थे वो तमाम अफसरान थाईलैंड के घने जंगलात में रहते थे।
सोनिया के अलावा तेजपाल के ख्याल ख्वानी करने वालों ने भी उन रिटायर्ड अफसरान के जोर ख्यालात पड़े थे। पालपुर के अफसरान भी ये नहीं जानते थे कि वो भी जंगलात में कहीं रूपोश है या किसी दूसरे इलाके में जाकर रूपोश हो गया है। पालपुर को अब अपनी मौत नजर आ रही थी। एक तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने उसका साथ छोड़ दिया था, उसके गोरिल्ला फौजियों की इमदाद बंद कर दी थी। उस पर टेलीपैथी जानने वाले भी उसे तलाश कर रहे थे। ऐसे में वो अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन हिम्मत हारने वाला नहीं था। वो बहुत पहले ही थाईलैंड के घने जंगलात से निकलकर रात के अंधेरों में सफर करता हुआ फिर से कंबोडिया के एक घने जंगल में पहुंच गया था। उसके साथ 2 खास बॉडीगार्ड और 25 गोरीला जवान थे जो उसके एक इशारे पर अपनी जान दे सकते थे। इस जंगल में ऐसे ऊंचे घने दरख्त थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। खतरनाक जंगली जानवरों के अलावा कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते थे। कई माह पहले जब पालपुर कंबोडिया के इन जंगलात में था तो उसके खास गोरीला फाइटरों ने कई जगह बारूदी सुरंगें बिछाई थी। इस तरह देखा जाए तो वह तमाम अतराफ से महफूज था। अगर दुश्मन जंगल के रास्ते छुप छुपा कर आना चाहता तो जहरीले सांप और बिच्छुओं का खौफ रहता। फिर जंगली जानवर भी उन पर हमला कर सकते थे। अगर उनसे बच निकलते तो ये नहीं जानते थे कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें बिछी थी। जहाँ भी उनके पाँव पड़ते बारूदी धमाकों से उनके चीथड़े उड़ जाते या फिर वह अपाहिज बनकर रह जाते। पालपुर के पास हथियारों का जखीरा था। उसके गोरीला फौजियों ने बेशुमार जंगली जानवरों को शिकार किया था, जिससे खौफजदा होकर बाकी जानवर दूर भाग गए थे, जो भटक कर वापस आते उनका शिकार करके। पालपुर और उसके गोरीला फौजी गोश्त खाया करते। राशन का स्टॉक था। इसके अलावा भी दूसरे गोरीला फौजियों ने वर्दियां उतार दी थी। आम लोगों में शामिल होकर शहरी जिंदगी गुजार रहे थे। 3 वक्त के खाने के लिए वारदात करते थे और काफी राशन खुफिया रास्तों से घने जंगल की तरफ ले जाते थे। वहां से पालपोर्ट के खास गोरीला फौजी वो राशन लेकर पालपोर्ट तक पहुंचा देते थे। जहरीले सांपों और बिच्छुओं को दूर रखने के लिए कई तरह की स्प्रे करने वाली दवाएं थी। अभी अमरीकी सुरागरसां और टेलीपैथी जानने वाले उसके मौजूदा खुफिया ठिकाने से वाकिफ नहीं थे। जब अड्डे का सुराग मिलता तो उनके लिए वहां पहुंचना बहुत बड़ा मसला बन जाता। उसे गिरफ्तार करने के लिए जमीनी रास्तों से जाने वाले जंगली जानवरों, जहरीले सांपों और बिच्छुओं का शिकार हो सकते थे। उनसे बचकर निकलते तो ये जानना मुश्किल होता कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। फिर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपे हुए गोरीला फौजियों की फायरिंग से हलाकत का अंदेशा रहता। पालपोर्ट ने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स और 25 गोरीला फाइटरों को गूंगा बनकर रहने की सख्ती से ताकीद की थी। वो सब गूंगों की तरह बातें करने, बातें समझाने की मशकें करते रहते और अब उन्हें जुबान से कुछ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती थी। जब उसके मौजूदा खुफिया अड्डे का सुराग मिल जाता तो उसे नीज तो नाबूद कर देने का सिर्फ एक ही फिजाई रास्ता था। हवाई जहाज के जरिए जंगल के उस हिस्से में बमबारी करके उसके खुफिया अड्डे को तबाह किया जा सकता था, या हवाई जहाज के जरिए नीची परवाज करते हुए जंगल के उन तमाम हिस्सों में आग लगाई जा सकती थी। सांप को बिल से निकालने के लिए बिल के सिरे पर आग लगाई जाती है। सांप को मजबूरन अपनी सलामती के लिए वहां से निकलना पड़ता है। पालपोर्ट भी जिंदा जलकर मरना चाहता तो मर जाता, वरना भागता हुआ अपने खुफिया अड्डे से और इस जंगल से बाहर चला आता। पालपोर्ट कई बरसों से गोरीला जंग लड़ रहा था। वो जानता था कि उसके खुफिया अड्डे का सुराग मिलेगा तो दुश्मन ऐसी ही तदाबीर से उसे हथियार डालने और खुफिया अड्डे से निकलने पर मजबूर कर देंगे। उसके पास तबई उम्र तक जिंदा रहने के 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि वह खुफिया तौर पर 2-4 शहरों में जाए, वहाँ ऐसे जरा इख्तियार करे कि अमेरिका की मुखालिफ तंजीमों से रब्ता हो। वह तंजीमें उसे अमेरिका के खिलाफ भरपूर इमदाद देती रहेंगी और उसे तहफ़्फ़ुज़ भी देती रहेंगी। अगर मुखालिफ तंजीमों से रब्ता ना हो तो किसी तरह अमेरिका के मुखालिफ टेलीपैथी जानने वालों से रब्ता हो जाता। किसी एक टेलीपैथी जानने वाले का ताउन हासिल होते ही वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन सकता था। उसके सामने दूसरा रास्ता यह था कि वह अपना चेहरा, अपना हुलिया बदलकर आम शहरी की जिंदगी गुजारे। उसके खास बॉडीगार्ड्स और 25 गोरीला फौजी भी इसी तरह चेहरा और हुलिया बदलकर उसके आसपास एक ही शहर में रिहाइश इख्तियार करें और खोई हुई ताकत हासिल करने के मौके तलाश करें। उसने अपने 25 गोरीला फाइटरों को बुलाकर उनसे कहा, अब हम एक एक दो दो करके यहाँ से करीबी शहर में मुंतकिल होंगे और नई प्लानिंग के मुताबिक खोई हुई ताकत हासिल करेंगे। नई प्लानिंग के तहत यह तय पाया कि पहले पालपोर्ट के एक आम बॉडीगार्ड 4 गोरीला फाइटरों के साथ करीबी शहर में जाएगा। वहां हम शहरी की हैसियत से रिहाइश का इंतजाम करेगा। किसी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले को अगवा करके कैदी बनाएगा। इसके बाद पालपोर्ट वहां राजदारी से पहुंचेगा और अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराएगा। फिर गोरीला फाइटर्स और उसके बॉडीगार्ड्स भी अपने चेहरे पर थोड़ी बहुत तब्दीलियां कराएंगे। इस तरह कोई उन्हें नहीं पहचान सकेगा। अमरीका और मुखालिफ टेलीपैथी जानने वालों के मुकाबले में भरपूर ताकत हासिल करते करते ख्वाह कितना ही अरसा गुजर जाए, ये इत्मीनान रहेगा कि दुश्मन उन्हें पहचान नहीं सकेंगे और वो सलामती से जिंदा रहेंगे। उसने सही प्लानिंग की थी। जब वो 2-2, 4-4 करके अपने गोरीला फाइटरों और बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से मुंतकिल हो गया तो ऐसे ही वक्त अमरीकी सुरागरसां थाई फौज के कमांडोज के साथ उस जंगल की तरफ आए। उन्हें ऐसे आसार नजर आए कि वहां पहले से भी इंसानों का गुजर होता रहा है। जंगल में आगे बढ़ते रहने पर उन्हें कई बुझे हुए अलाव दिखाई दिए। कहीं कहीं ऐसे खाली डिब्बे और गत्ते के खाली पैकेट नजर आए जिनमें खाना पैक किया जाता था।
उन सुराग रसानों ने खुफिया एजेंसियों को इतला दी। उन एजेंसियों ने अमेरिका तक ये खबर पहुंचाई। फिर थाई कमांडोज के लीडर ने मोबाइल फ़ोन के जरिए फ़ौज के आला अफसर से रब्ता किया। उससे दरख्वास्त की कि फ़ौज का एक हिस्सा उस जंगल की तरफ भेजा जाए। पालपोर्ट यहीं अतराफ में कहीं छुपा हुआ है। उनके पास हथियार थे, जंगली जानवर का खतरा नहीं था। जहरीले सांपों और बिच्छों से बचने के लिए भी वह मुकम्मल इंतजामात के साथ आए थे। आगे बढ़ते रहने के दौरान में जब एक सुराग रसां और 2 कमांडोज बारूदी सुरंग का शिकार हुए, तब वो मोहतात होकर जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने बारूदी सुरंगों का सुराग लगाने वाले माहिरीन को बुलाया। ऐसे वक्त तो सोनिया, पारस और पोरस के अलावा तेजपाल के टेलीपैथी जानने वाले भी उन सब के दिमागों में थे। उन सब ने पालपोर्ट को ढूंढ निकालने की बड़ी जद्दोजहद की। घने जंगलों में तकालीफ उठाते उठाते बिलाखिर जब वो उसके खुफिया अड्डे तक पहुंचे तो वहां वीरानी थी। अगरचे वहां उसकी मौजूदगी के आसार मिले, लेकिन वो ना मिला। पोरस ने कहा, मम्मा, ये पहला शख्स है जो टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन बड़ी कामयाबी से टेलीपैथी जानने वालों के साथ आंख मचोली खेल रहे। सोनिया ने कहा, वो आज नहीं तो कल जरूर हाथ आएगा। लेकिन उस वक्त तक ये बात तशवीशनाक है कि अमेरिका इन 3 ममालिक थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में उनकी मदद करने के बहाने अपने फौजी माहिरीन और फौजी जवानों को बुलाकर छोटे छोटे फौजी अड्डे कायम करता रहेगा। पारस ने कहा, हालात ऐसे हैं कि तीनों ममालिक के हुक्मरान और अवाम फौजी इमदाद को अपने लिए बाइस रहमत समझेंगे, क्योंकि उनकी वजह से कम्युनिस्ट गोरीले उन तीनों ममालिक से फरार होने पर मजबूर होते रहेंगे। पोरस ने कहा, उन्हें यह भी यकीन होगा कि अमरीकी फौजी पालपूट और उसके मुट्ठी भर गोरीला फाइटरों को जहन्नुम में पहुंचाएंगे। सोनिया ने नीलमा की हैसियत से अमरीकी फौज के आला अफसर को मुखातिब किया और कहा, मैं तुम्हारी चालबाजी समझ गई हूँ। तुम पालपोर्ट को मेरे हवाले करने के बहाने अपने फौजी तीनों ममालिक में फैलाना चाहते हो, लेकिन मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। तुम इन 3 ममालिक की फौजों को हथियार सप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपनी फौज यहाँ नहीं उतार सकोगे। आला अफसर ने कहा, हम तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक पालपोर्ट को जल्दी तुम्हारे हवाले करने वाले हैं। इसके बाद भी तुम्हारी वहाँ मौजूदगी पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। तुम्हें भी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। मैं बहुत पहले कह चुकी हूँ, यहाँ मैं मुस्तकिल तौर पर रहना चाहती हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं किसी दुश्मन को इधर का रुख ना करने दूँ। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम हमें आजमा कर देख लो, बल्कि देख रही हो कि तुम जो कहती हो वो हम करते हैं। तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक पालपूट को ढूंढ निकालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मुझ पर एहसान नहीं किया जा रहा है। मैं एक ही बात जानती हूँ कि तुम यहाँ फौजी अड्डा नहीं बनाओगे। हालात का तकाजा है कि हमारी फौज वहाँ मौजूद रहे। तुम एतराज़ करोगी तब भी हमें यही करना होगा। हालात हमें मजबूर कर रहे हैं। लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड तीनों ममालिक के हुक्मरान भी यही चाहते हैं। तो फिर अपनी फौजों को इन ममालिक में भेजने से पहले देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। उसने आला अफसर से रब्ता ख़त्म किया। फिर अली को मुखातिब करते हुए कहा, बेटे, तुम उन अमरीकी 6 टेलीपैथी जाने वालों को बाबा साहब के इदारे के सुराग रसानों के हवाले कर दो। उन सुराग रसानों से कहो कि उन 6 अफराद पर दोबारा तनवीमी अमल करके उनके दिमागों में ये नक्श कर दें कि वो अमरीका के बदतरीन दुश्मन हैं और अब आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। वो 6 टेलीपैथी जाने वाले यानी आंद्रे और उसके 5 साथी अमरीका से दूर यूरोप के 5 मुख्तलिफ ममालिक में थे। सोनिया की हदायत के मुताबिक बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले और टेलीपैथी जाने वाले सुराग रसानों ने उन 5 के दिमागों पर दोबारा तनवीमी अमल किया। ये बात उनके जहन में नक्श कर दी कि वो अमरीका के बदतरीन दुश्मन है। वो अमरीकी अकाबरीन से जब भी रब्ता करेंगे तो दुश्मन बनकर। सोनिया ने दूसरे दिन अमरीकी फौज के आला अफसर से रब्ता किया। फिर कहा, तुम लोगों को याद होगा कि आंद्रे ने मुझसे ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू की थी और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसके दिमाग में पहुंच गई थी और उसे खबर भी नहीं हुई। फिर उसके जरिए दूसरे 5 टेलीपैथी जाने वालों के दिमागों में भी पहुंच चुकी थी। मेरी बात मानने से इनकार किया था। अब इसके नतीजे में अपने उन 6 टेलीपैथी जाने वालों को तलाश करो। मैंने उन्हें टैप करके दूसरे मुल्कों में पहुंचा दिया। वो परेशान होकर बोला, नहीं, तुम हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाओगी। हमारे 6 टेलीपैथी जाने वालों को अपना कैदी नहीं बनाओगी। मैं बना चुकी हूँ, तो मेरी बातों की तस्दीक कर सकते हो। मैं कैसे तस्दीक करूँ? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं रहता। वो खुद ही मुझसे राब्ता करते हैं। कोई बात नहीं, मैं उनसे कहती हूँ, वो तुमसे राब्ता करेंगे। अली अब तक आंद्रे बनकर अमरीकी अकाबरीन से मुखातिब होता था। पहली बार खुद आंद्रे ने अमरीकी फौज के आला अफसर को मुखातिब किया। हेलो, मैं आंद्रे बोल रहा हूँ। सुना, आप मुझसे और मेरे 5 साथियों से बातें करने के लिए बेचैन है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि नीलमा ने जो कुछ मुझसे कहा क्या वह दुरुस्त है? अगर दुरुस्त ना होता तो मैं यहाँ कैसे आता? अभी नीलमा देवी ने मुझे आपके पास भेजा है। इसका मतलब है तुम उसके मामूल बन चुके हो। सिर्फ मैं नहीं, मेरे 5 साथी भी उसके जानिसार बन चुके हैं। आला अफसर चंद लम्हों तक सकते में रहा। फिर जल्दी जल्दी तमाम अकाबरीन से रब्ता करने लगा। इंटरलिंक, टेलीविज़न और टेलीफोन के जरिए उनसे कहने लगा, नीलमा हमें ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। उसने पहले बेजोन को ट्रैप किया, अब उसने आंद्रे और उसके 5 साथियों को अपना मामूल और ताबे बना लिया है। इस वक्त आंद्रे मेरे दिमाग में मौजूद है। एक आला हाकिम ने कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जब भी हम अपने मुल्क में टेलीपैथी जाने वाले पैदा करते हैं, वो रफ्ता रफ्ता या तो बागी हो जाते हैं या दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। एक और हाकिम ने कहा, हम आंद्रे से दरख्वास्त करेंगे कि वो अगर अपने होशो हवास में है और उस पर नीलमा का पूरी तरह असर नहीं है
तो अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फ़ौरन हमें अपने और अपने 5 साथियों के मौजूदा पते ठिकाने और फ़ोन नंबर बताए। हम उन सबको नीलिमा के असर से निकाल लाएंगे। उसकी बातों का जवाब नहीं मिला। आला अफसर से पूछा, क्या आंद्रे तुम्हारे दिमाग में मौजूद नहीं? वो बोला, पता नहीं, मैं ख्याल खोनी की लहरों को महसूस नहीं कर सकता। वो शायद चला गया, इसलिए खामोशी है। एक फौजी अफसर ने कहा, समझ में नहीं आता नीलिमा हमसे ऐसी दुश्मनी क्यों कर रही है। आला अफसर ने कहा, वो मुझसे कह रही थी कि हम अपनी फौजें थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में ना पहुंचाएं। इस पर मैंने कहा था कि जब हम उसकी वहां मौजूदगी पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे भी हमारी फौजों की वहां मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। तब उसने कहा था कि हमारी फौजों के वहां पहुंचने से पहले ही वो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाएगी। एक आला हकीम ने पूछा, क्या वो इसी तरह हमें नुकसान पहुंचाती रहेगी? उसके खौफ से हम बेहतरीन मौका गंवा देंगे और अपनी फौजों को उन 3 ममालिक की तरफ रवाना नहीं करेंगे। कई फौजी अफसरान ने कहा, हम ज़रूर अपनी फौजें वहां भेजेंगे। इस तरह खौफजदा होने से बात नहीं बनेगी। उसके आगे घुटने टेकने का मतलब यह होगा कि हम आइंदा कभी जमहूरिया चीन की पेशकदमी को रोकने के लिए वहां मौजूद नहीं रहेंगे। आला अफसर के नाम एक फैक्स आया। उसने उस पर एक नज़र डालकर कहा, यह एक फैक्स आर्मी हेडक्वार्टर से लेजी गार्ड ने भेजा है। मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूँ। लेजी गार्ड ने लिखा था, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगरचे नीलिमा ने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम उसके सामने मजबूर और बेबस नहीं हैं। आपके 3 फर्मा बरदार टेलीपैथी जाने वाले तेजपाल के साथ हैं। इसके अलावा 3J भी आपके ताबे हैं। उन्होंने मुझे आप तक पहुंचाया था। एक और खुशखबरी सुनाऊं कि 3J ने मौका पाते ही कैनी बॉल पर भी तरमीमी अमल किया है। उसके दिमाग को मुकफ्फल कर चुका है। नीलिमा उसके भी दिमाग में नहीं पहुंच सकेगी। आंद्रे ने बराह रास्त नीलिमा से गुफ्तगू करके गलती की थी। इसके जरिए वो बाकी 5 टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में पहुंच गई थी। इस तरह हमें उन 6 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम होना पड़ा। फिर भी आप हिसाब करें, आपके पास 3J का इजाफा हुआ है, फिर मैं हूं और कैनी बॉल है। इस तरह हम 5 टेलीपैथी जानने वाले आप लोगों की ज़बरदस्त कुव्वत बनकर रहेंगे। हमने ये तय कर लिया कि नीलिमा को कभी हमारी आवाज़ और लबो लहजा सुनने का मौका नहीं देंगे। आला अफसर ने उस फैक्स को पढ़कर सुनाया। एक आला हाकिम ने कहा, हमारे 3J और लेजी गार्ड ने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। हमें 6 टेलीपैथी जानने वालों का हाथ से निकल जाने का बहुत सदमा हो रहा था। उनकी इस कारकर्दगी के बायस ये सदमा कम हो गया है। एक फौजी अफसर ने कहा, अब हमें जल्द से जल्द ऐसे इक़दाम करने होंगे कि थाईलैंड में नीलिमा की बर्तरी ख़त्म हो जाए। अगर हम उसे वहाँ से जाने पर मजबूर ना कर सके, तभी कुछ ऐसा करना चाहिए कि नीलिमा भी हमारी तरह बेशुमार मसाइल में गिरफ्तार होती रहे। लेजी गार्ड और 3J उन अकाबरीन के दिमागों में रहकर उनकी बातें सुन रहे थे। इस बार उन्होंने फैक्स के जरिए जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसे राज में रखना जरूरी था। अगर वो इसे जाहिर कर देते तो अंदेशा था कि उनके दिमागों से नीलिमा को बहुत कुछ मालूम हो जाता। इसमें शुबा नहीं है कि तमाम अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों में 3J ने सबसे ज्यादा जहानत का सबूत दिया था। वो अब तक रूपोश रहने में कामयाब रहे थे और दुश्मन उन्हें तलाश करने और उन्हें ट्रैप करने में हमेशा नाकाम रहे थे। अब वो लेजी गार्ड और कैनिबाल को अपने ज़ेर असर लाकर बड़ी राजदारी से कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसके नतीजे में आगे चलकर अमेरिका को नीलिमा यानी सोनिया के सामने झुकना ना पड़ता। बाबा साहब के इदारे से मिलने वाली हदायत के मुताबिक सोनिया थाईलैंड से पेरिस चली गई थी और अब सानी उसकी जगह नीलिमा बनने के लिए आ रही थी। पारस और पोरस बैंकॉक के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने ख्याल खोने के जरिए सानी से रब्ता किया था और पूछा था वो किस फ्लाइट से आ रही है। उसने कहा था, मैं किस फ्लाइट से आ रही हूँ ये नहीं बताऊंगी, लेकिन आज सुबह से शाम तक जितनी फ्लाइट्स बैंकॉक पहुंच रही हैं उनमें से किसी एक फ्लाइट में ज़रूर होंगी। पोरस ने कहा, सानी तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या तुम यहाँ पहुंचोगी तो हम तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम तो फिर भी मेरे देवर हो। मेरा मजाजी खुदा भी मुझे नहीं पहचान सकेगा। पारस ने कहा, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ठीक है, इस चैलेंज का असल मकसद ये है कि दूर रहकर देखती रहूंगी कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम किस हद तक शराफत से जिंदगी गुजारे हो और पोरस को भी तुमने आदमी बनाया है या नहीं। पोरस ने कहा, सानी जरा जुबान संभाल कर बोलो, क्या मैं आदमी नहीं हूँ जो पारस मुझे आदमी बनाएगा? ये तो मैं आकर साबित करूंगी। तुम दोनों कैसे बगला भगत बनकर रहते हो। पोरस ने कहा, मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ, तुम वादा करो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा तो तुम यहाँ रहने के दौरान में सिर्फ अपने पारस को लगाम देती रहोगी और मेरा पीछा छोड़ दोगी। मेरे खिलाफ जासूसी नहीं करोगी, मैं वादा करती हूँ। पारस, तुम सुन रहे हो? अगर पोरस ने मुझे ढूंढ निकाला तो मैं दिन रात सिर्फ तुम पर मुसल्लत रहूंगी और वो आज़ाद पंछी की तरह खुली फिजाओं में उड़ता रहेगा। तुम इसे हसरत से देखते रहोगे। मैं इतना नादान नहीं हूँ। पोरस को मौका ही नहीं दूंगा कि वह तुम्हें ढूंढ निकाले। ये सानी बड़ी चालाकी से हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। मैं इसे ढूंढता रहूंगा और तुम मेरी तलाश को नाकाम बनाते रहोगे और ये हम दोनों को रस्साकशी में उलझाकर रूपोश रहने में कामयाब होती रहेगी। क्यों सानी, तुम यहाँ आने से पहले ही मक्कारी दिखा रही हो? इसे मेरी मक्कारी समझो या मोहब्बत, मैं तुम दोनों को राह रास्त पर लाने के लिए आ रही हूँ। तुम यहाँ नीलिमा बनकर अपने फ़राइज़ अदा करने आ रही हो।
मेरे फ़राइज़ ये भी हैं कि अपने मियाँ को जलेबी की तरह पेचीदा ना रहने दूँ, बाँस की तरह सीधा रखूँ। तुमने पोरे से तो ये तय कर लिया कि वो तुम्हें ढूँढ निकालेगा, तो तुम इनाम के तौर पर उसे आज़ाद रहने दोगी। मुझसे भी ये तय करो कि अगर मैंने तुम्हें ढूँढ निकाला, तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्यों ख्वामख़ा शर्त लगा रहे हो? मुझे ढूँढ नहीं सकोगे। भई ढूँढ नहीं सकूँगा, लेकिन शर्त लगाने में हर्ज क्या है? ठीक है, तुम मुझे ढूँढ निकालोगे तो मैं हर रोज़ तुम्हें 6 घंटे की आज़ादी दे दिया करूँगी और कभी ख्याल खोने के ज़रिए भी तुम्हारे खिलाफ जासूसी नहीं करूँगी। उन तीनों के दरमियान ये तय पा गया। ये एक तरह की आंख मचोली का खेल भी था। वो छुपती रहती और दोनों भाई उसे तलाश करते रहते। ये आंख मचोली 3 बच्चे नहीं खेल रहे थे। 3 गैर मामूली ज़हानत रखने वाले खेल रहे थे। वो अपनी ज़हानत से और चालाकी से उसे तलाश करने वाले थे और वो अपनी चालाकी से रूपोश रहकर उनके लिए चैलेंज बनने वाली थी। वो दोनों उसके दिमाग से निकल आए। पारस ने कहा, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं कर रही है। मैं उसे बातों में उलझाकर उसके चोर ख्यालात पढ़ रहा था। पोरस ने कहा, मैं भी यही कर रहा था और मालूम कर रहा था कि वो जिस त्यारे में सफ़र कर रही है उसके आसपास किस किस्म के मुसाफिर हैं, उन्होंने कैसे लिबास पहन रखे हैं और उनमें से 2-4 किन मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। पारस ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। एक तरफ खला में तकते हुए सोच रहा था। थोड़ी देर बाद पोरस ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? क्या ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो? उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने एक शख्स की आवाज़ सुनी थी, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम कर रहा था। वो टूरिस्ट कंपनी का एक गाइड है। उसके साथ 8 नौजवान लड़कियां, 3 उम्र सीधा खवातीन और 10 मर्द सियाहत के लिए बैंकॉक आ रहे हैं। यहाँ से फिर वो सिंगापुर जाएंगे। पोरस ने कहा, यह तो और आसान सी बात हो गई। जिस त्यारे में टूरिस्ट कंपनी के वो तमाम सियाह आएंगे उसी में सानी मौजूद होगी। पारस ने कहा, वो मेरी शरीकियात है। मैंने उसके साथ दिन रात गुजारे हैं। उसकी रग रग को जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि वो कैसे वक्त कैसी चालें चलती है। हाँ, तुम मुझसे ज़्यादा उसे समझ सकते हो। ये बताओ, फिल वक्त वो कैसी चाल चलेगी? वो नौजवानों और नौजवान सयाह लड़कियों में शामिल हो जाएगी। उनमें से एक लड़की को सानी की हैसियत से अपनी सीट पर पहुंचा देगी। पोरस ने कहा, वो तो पहले ही से मेकअप और किसी नए गेटअप में होगी। हम नहीं जानते कि वो कैसी नजर आती है, लिहाजा टूरिस्ट कंपनी की सियाह लड़कियों के दरमियान रहेगी तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पारस ने कहा, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मैं उसे पहचान लूंगा। मुझे मालूम तो हो कि कैसे पहचानोगे। तुम भूल गए। मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि जिसके साथ मैं 1-2 रातें गुजार लेता हूँ उसके बदन की मखसूस महक मेरी याददाश्त में महफूज हो जाती है। दोबारा वो किसी भी मेकअप और बहरूप में आए तो मैं उसके बदन की महक से उसे पहचान लेता हूँ। पारस, तुम्हें क्या हो गया है? क्या सानी तुम्हारी सलाहियत को नहीं जानती होगी? वो अपने बदन की महक को छुपाने के लिए परफ्यूम स्प्रे करके यहाँ से नहीं गुजरेगी। हाँ, वो ये चालाकी दिखा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि परफ्यूम स्प्रे करने के बावजूद उसे पहचान सकूं। वो दोनों एक काउंटर के पास खड़े हुए ठंडी बोतलें पी रहे थे। उसी वक्त एक कद्यावर जवान एक हसीन दोशीज़ा के साथ है। इस दोशीज़ा को देखते ही पारस और पोरस मशरूब पीना भूल गए। मर्द साथी ने लड़की से पूछा, क्या पियोगी? वो बोली, मुझे ऑरेंज जूस पसंद है। उस शख्स ने एक ऑरेंज जूस और बनाना जूस का ऑर्डर दिया। वह दोशीज़ा परस में से एक छोटी सी परफ्यूम की शीशी निकालकर अपने लिबास पर ज़रा ज़रा सा परफ्यूम स्प्रे करने लगी। फिर उसे परस में वापस रखकर उसने सर घुमाकर पारस और पोरस को देखा। वह दोनों उसे देखे जा रहे थे। उनके देखने के अंदाज से वो ज़रा झिझक सी गई। फिर उसने सर घुमाकर अपने साथी से कहा, मर्द को जितना भी मक्खन लगाओ उसका जी नहीं भरता। नई मक्खन की टिकिया देखते उसकी राल टपकने लगती है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, मैं ऐसे हवस परस्त मर्दों में से नहीं हूँ। तुम मुझे जब चाहो आजमा सकती हो। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए पोरस से कहा, यार ये मुझे बिल्कुल अपनी सानी की तरह लग रही है। वैसे ही कद और वैसी ही फिगर है। तुम अपनी सानी से इस कदर मुतासिर हो कि दूसरी हसीन लड़कियां भी तुम्हें वैसी ही दिखाई देने लगी हैं। कि एक जैसे कद की एक जैसी सेहतमंद लड़की नहीं होती। लेकिन सानी को ऑरेंज जूस बहुत पसंद है और तुमने देखा कि वो भी अपने बदन पर परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। क्या ये इससे अपने बदन की महक को छुपाना चाहती है? पोरस ने पूछा, हाथ कंगन को आरसी क्या? आओ उसके दिमाग में पहुंचकर देख लेते हैं। दोनों ने बैक वक्त ख्याल ख्वानी की प्रवास की। फिर उस दोशीज़ा के दिमाग में आए, वो योगा नहीं जानती थी और ना ही उसका जहन इतना हसास था कि पराई सोच की लहरों को महसूस करती। उसके ख्यालात ने बताया कि उसका नाम जी सिल्वाना है। वह स्पेन से आई है। यहाँ एक बूढ़े मियाँ बीवी के मकान में पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहती है। उसके साथ जो शख्स है उसका नाम रॉजर मेट है। वो यहाँ की फ्लाइंग कंपनी में एक पायलट है। कल जी सिल्वाना उसके हेलीकॉप्टर में सिंगापुर गई थी। रात को वापस आई थी। आज फिर तफरीह के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली आने वाली थी, लिहाजा वो उसके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आई थी। वो ऑरेंज जूस पी रही थी। पारस और पोरस उसके दिमाग से निकल आई। पारस ने ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, पोरस, तुम इस हसीना जी सिल्वाना के मजीद ख्यालात पढ़ते रहो और मालूम करो कि ये यहाँ क्यों आई है। क्या सिर्फ सैर व तफरीह करती है या कोई और मकसद है? मैं तब तक इससे बातें कर रहा हूँ। पोरस ने कहा, हमें इस तरह ये मालूम होगा कि वाकई सानी त्यारे में सफ़र कर रही है और ये सानी की तरह परफ्यूम स्प्रे करने के बाद ऑरेंज जूस पी रही है, तो इसकी असलियत क्या है? बाबा साहब के दारी के और मेरी फैमिली के जितने भी टेलीपैथी जानने वाले हैं, उनके दिमागों में पहुँच कोई किसी के सही चोर ख्यालात मालूम नहीं कर पाता।
जो जैसे बहरूप में होते हैं वैसे उसके ख्यालात ढल जाते हैं और वही ख्यालात दूसरों पर ज़ाहिर होते हैं। उन्हें हर पहलू से ये तस्दीक करना थी कि सानी ये है जो करीब खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही है, या वो है जो अभी त्यारे में सफ़र कर रही है। वो दोनों उसकी चालबाजियों को खूब समझते थे और पारस तो उसका जीवन साथी होने की हैसियत से उसकी रग रग को पहचानता था। उसे यकीन था कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। इसीलिए वो फिर सानी के दिमाग में आया। वो त्यारे में सफ़र कर रही थी। उसे बोली, ये बार बार क्यों मेरे पास आ रहे हो? क्या सब्र नहीं कर सकते? अब तो जहाज़ पहुंचने वाला है। पता नहीं तुम किस जहाज़ में हो। यहाँ इन्फॉर्मेशन बोर्ड पर 3 जहाज़ों के बारे में लिखा हुआ है। वो आधे आधे घंटे के वक्फे से रनवे पर उतरने वाले हैं। तुम ये तो नहीं बताओगी कि किस जहाज़ से आ रही हो? ये तो तुम दोनों को मालूम करना चाहिए। मेरा नाम बदला हुआ है, मेरा चेहरा और हुलिया बदला हुआ है। बचपन में आंख मचोली ना खेली हो तो अब खेल कर देख लो। वो तो हम खेल ही रहे हैं। बस वैसे एक हैरानी की बात यह है कि एक जवान हसीना हमारे करीब खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही है। उसका कद बिल्कुल तुम्हारे बराबर है, तुम्हारी तरह सेहतमंद है, और वह तुम्हारी तरह अपने लिबास पर स्प्रे कर रही है। सानी ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब। यानी जितनी हसीन दो चीज़ें जो मेरे कद के बराबर होंगी, अगर वह परफ्यूम स्प्रे करती हैं तो इसका मतलब है वो मैं ही हूँ। दुनिया की कोई और हसीना परफ्यूम से दिलचस्पी नहीं रखती, सिर्फ मैं रखती हूँ। ये बात नहीं है। वो तुम्हारी तरह ऑरेंज जूस भी पी रही है। तुम्हारी अकल का मातम करना चाहिए कि ऑरेंज जूस सप्लाई करने वाली कंपनी सिर्फ मेरे लिए ही ये जूस सप्लाई करती है। क्यों ताने दे रही हो? हम तो हर पहलू से गौर करेंगे। बेशक गौर करो, और तमाशा देखो कि जहाँ मौजूद हूँ वहाँ भी मैं खड़ी हुई ऑरेंज जूस पी रही हूँ और यहाँ भी त्यारे में सफ़र कर रही हूँ। तुम यहाँ रहो या त्यारे में रहो, समुंदर की तह में जाकर छुप जाओ या पाताल में रूपोश हो जाओ, मेरा नाम पारस है। मैं तुम्हें मक्खन में छुपे हुए बाल की तरह एक चुटकी से पकड़ कर निकाल लाऊंगा। अच्छा, अब ज़रा खामोश रहो, मुझे नीलिमा का रोल अदा करना है। तुम ये कहकर साबित करना चाहती हो कि वाकई तुम सानी और मम्मा की जगह रोल अदा करने आई हो? प्लीज़ काम के वक्त मुझे काम की बातें सोचने दो, मुझे अपना काम करने दो। मम्मा ने तुम्हें यहाँ के मामलात तफसील से समझाए होंगे। ज़रा मैं भी तो सुनो, तुम यहाँ पहुँचने से पहले क्या कर चुकी हो और क्या करने वाली हो? थाई हुकूमत का एक हुक्मरान और उसकी फ़ौज का एक आला अफसर अमरीकी अकाबरीन से मुआहदा कर चुके हैं कि 2 दिन बाद अमरीकी फ़ौज की पहली खेप थाईलैंड के शुमाल मशरकी इलाकों में उतारी जाएगी। मैंने 1 घंटे पहले उनको ये वार्निंग दी थी कि वे इस मामले पर अमल करने से बाज आ जाएं, वरना 2 दिन तो बहुत दूर हैं। उन्हें आज ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कहकर सानी ने ख्याल खानी की परवाज़ की। फिर थाई फ़ौज के एक आला अफसर के दिमाग में पहुँच बोली, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। आला अफसर ने परेशान होकर कहा, मैडम नीलिमा, आप फिर आ गई हैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात से मालूम कर रही हूँ कि तुम्हारा मुआहदा अमली सूरत इख्तियार कर रहा है या नहीं। वो कहने लगा, मैडम, हमारे ज़ाती मामलात में आपको मुदाखलत नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क, अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। उसके बोलने के दौरान सानी उसके चोर ख्यालात पड़ चुकी थी। पारस भी पड़ चुका था। फिर सानी ने कहा, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मैं सीधा करने की हमाकत नहीं करती क्योंकि वक्त ज़ाया होता है। जो दुम सीधी नहीं होती उसे काट कर फेंक देती हूँ, और अब मैं तुम्हें काट कर फेंकने से पहले 1 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। जिंदा रहना चाहती हो या मुर्दा कहलाना चाहते हो? 1 घंटे बाद आकर पूछूंगी। वो दिमागी तौर पर त्यारे में हाजिर हो गई। पारस ने कहा, मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी सानी हो। वो बड़ी संजीदगी से बोली, पारस, मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत का दावा करते हो और ये भी दावा करते हो कि मुझे लाखों में पहचान लिया करोगे। बड़े अफसोस की बात है, मुझे जानने और पहचानने में इतनी देर से भटक रहे हो। अगर तुम मुझसे कुछ फासले पर होती तो मैं तुम्हें लाखों में पहचान लेता, लेकिन बहुत दूर हो, इसलिए तुम्हें पहचानने में इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं है, बहरहाल मैंने तुम्हें पहचान तो लिया है। पहचान लेने से क्या होता है? मैंने शर्त लगाई है कि मुझे ढूंढ निकालना होगा। मैं आ रही हूँ। अब ये जानना बाकी है कि मैं किस त्यारे से आ रही हूँ और किस नाम और किस हुलिया में आ रही हूँ। पारस ने हंसते हुए कहा, ज़रा त्यारे से उतरकर एयरपोर्ट तो आओ। मैं पीछे से तुम्हारी गर्दन पकड़कर साबित कर दूंगा कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं नहीं कर सकती। ठीक है, देख लूंगी। अब मुझे दिमागी तौर पर हाजिर रहने दो। यहाँ से जाओ प्लीज़। पारस दिमागी तौर पर पोरस के करीब हाजिर हो गया। पोरस ने उसे देखकर पूछा, सानी से बातें कर रहे थे? हाँ, पूरी तरह यकीन कर लिया कि वह तैयारे में है। उसने नीलिमा की हैसियत से एक थाई फौज के आला अफसर को सख्त वार्निंग दी है। जी सिल्वाना ऑरेंज जूस पी चुकी थी और हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ वहां से दूर जाकर एक सोफे पर बैठ गई थी। पोरस ने कहा, मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े हैं। उसके मजीद ख्यालात बता रहे थे कि वो एक रईसजादी है। वालदैन की वफात के बाद बेइंतहा दौलत और जायदाद की मालिक बन गई है। यूरोप और अमेरिका की कितनी ही तफरीगाहों की सैर करती रहती है। उसका मकसद यह है कि वो अपना एक आइडियल तलाश करना चाहती है। 2 दिन पहले वो मशरक़ बईद के इस इलाके में आई है। अब यहाँ की तफरीगाहों में घूमती फिरती है। उसकी एक बात ने मुझे बहुत ही मायूस किया है। कौन सी बात? तुम सुनोगे तो खुशी से फूलने लगोगे। बात क्या है? मैं तुमसे कम नहीं हूँ, खूबरू हूँ, स्मार्ट हूँ, फिर वो मुझ में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही है? यानी कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है। तुम उसके दिमाग में जाकर चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकते। पारस ने उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसे हैरानी हुई। इतनी दूर बैठकर वो कभी कभी सर घुमाकर देखती थी, फिर अपने साथी पायलट से बातें करने लगती थी। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो पारस से मुतासिर हो गई है। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर पोरस से बोला, अल्लाह रहम करे,
इधर सानी आ रही है, उधर वो हसीना मुझ पर लट्टू हो रही है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों होगी, वो तो दूर ही दूर से मुतासिर हो रही है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है तो दूर ही से आंखें सेंकते रहो और ये समझ लो कि वो हाथी के दांत है सिर्फ देखने के लिए। यार क्यों दिल पर आली चला रहे। इतने अरसे के बाद ऐसी ज़बरदस्त हसीना मेरी तरफ माइल हो रही है। जब से मैंने उसके ख्यालात पढ़कर यकीन किया है, तब से ये मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की दिखाई दे रही है। पोरस ने कहा, घड़ी देखो, आधे घंटे बाद इन 3 जहाज़ों में सबसे पहला जहाज़ यहाँ पहुँचने वाला है। भई आधा घंटा बहुत होता है, जब तक मैं इस हसीना के कुछ और ख्यालात पढ़ूंगा। ये कहकर वो फिर जी सिलवाना के दिमाग में पहुंच गया। इस वक्त वो पायलट से कह रही थी, अपने दिल की बात कहने का हर शख्स को हक पहुंचता है। तुम भी अपने दिल की बात मुझसे कह रहे हो, लेकिन मुझे अफसोस है मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती की है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि इश्क हो गया है। पायलट ने कहा, सिलवाना तुम मुझे मायूस कर रही हो। ये बताओ मुझ में क्या कमी है, क्या मैं हैंडसम और स्मार्ट नहीं हूँ? तुम बहुत अच्छे हो, कितनी ही लड़कियां तुम्हारे के इशारे पर तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगी। तुम क्यों मुझसे कतरा रही हो? इसलिए कि मेरा आइडियल कोई और है। ये कहते कहते उसने ज़रा सा सर घुमाकर पारस की तरफ देखा। पारस एक तो उसके दिमाग में मौजूद था, फिर वो उसकी तरफ देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पोरस ने उसके दिमाग में कहा, यार तू बड़ा लकी है, मैं खेल समझ रहा था। वो तो संजीदगी से तुझे अपना आइडियल बना चुकी है। उस वक्त पायलट कह रहा था, सिलवाना तुमने मुझसे कहा था पिछले 1 बरस से यूरोप और अमेरिका के कितने ही ममालिक की सैर करती रही हो और अब यहाँ फार ईस्ट में आई हो। तुम्हारा मकसद एक ही है, तुम अपने आइडियल की तलाश में हो, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी आइडियल की तलाश में हूँ। तुम पहली गर्ल फ्रेंड हो जो मेरे दिल के बहुत करीब पहुंच गई हो। सिलवाना ने कहा, प्लीज़ मुझसे एक आशिक के अंदाज में गुफ्तगू ना करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल करके दिखाऊंगा। पारस ने कहा, यह कमबख्त तो उसके पीछे पड़ गया है। पोरस ने कहा, रकीबे रूह क्या है, इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना कौन सा मुश्किल है। पोरस तुम इसके दिमाग में जाओ और सिलवाना को इसके दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश करो। पोरस उस पायलट के दिमाग में आया, उसके चोर ख्यालात पड़ने लगा। उसका नाम रॉजर मेट था। वो थाईलैंड की प्राइवेट फ्लाइंग कंपनी में हेलीकॉप्टर का पायलट था और फैमिली लाइफ गुजार रहा था। उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे। लेकिन वो सिलवाना से झूठ कह रहा था कि उसने शादी नहीं की और ना ही किसी गर्लफ्रेंड से ऐसा इश्क किया है। उसने पारस से कहा, यार ये पायलट रॉजर मेट तुम्हारी सिलवाना से फ्रॉड कर रहे। ये सुनकर पारस उसके दिमाग में पहुंचा और वही ख्यालात मालूम किए जो पोरस मालूम कर चुका था। उसी वक्त ऐलान होने लगा कि लंदन से आने वाली फ्लाइट पहुंच गई है, जहाज रनवे पर उतर चुका है। वो दोनों वहां से चलते हुए लगेज हॉल के दरवाजे की तरफ गए। सानी और दूसरे मुसाफिर इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर फिर अपना सामान लाकर लगेज हॉल से बाहर आने वाले थे। पारस ने कहा, यहाँ पूरी तवज्जो से सानी को पहचानना जरूरी है। इधर एक नया इंकशाफ हुआ है कि वो पायलट रॉजर मेट फ्रॉड है। मैं यहाँ तवज्जो से सानी को तलाश करता रहूंगा। तुम मालूम करते रहो कि रॉजर मेट हसीन लड़कियों से सिर्फ फ्लर्ट करता है या किसी ज़रूरत के तहत सिलवाना को फांस रहा है। पोरस रॉजर मेट के पास चला गया। उसी वक्त सिलवाना उसी लगेज हॉल के दरवाजे के करीब आई थी। पारस ने उस पर एक प्यार भरी नज़र डाली, फिर ख्याल खोने के जरिए सानी के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसने सांस रोक ली। उसने दूसरी बार उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, तुमने सांस क्यों रोक ली? मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे ढूंढ निकालो। जब तक मैं तुम्हारे दिमाग में ना आऊं तो मेरे पास ना आना, प्लीज़ जाओ। ये कहकर उसने सांस रोक ली। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि वो इसी फ्लाइट से आई है, इसलिए अपने दिमाग में आने से मना कर रही है। अगर पारस उसके दिमाग में रहता तो आसानी से मालूम हो जाता कि वो कब इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंच रही है और कब लगेज हॉल से अपना सामान लेकर बाहर आ रही है। पोरस ने उसके दिमाग में आकर कहा, ए भाई पारस, ये तो कमाल हो गया। पारस ने पूछा, क्या हो गया? एक नया इंकशाफ हुआ है। वो रॉजर मेट एक टेलीपैथी जानने वाले का अलहकार है। उसने चौंक कर पूछा, यार क्या कह रहे हो? तुम खुद उसके दिमाग में जाकर मालूम कर लो। हम थोड़ी देर बाद बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। अभी तो सानी को ढूंढ निकालना है। पहले उसकी तरफ तवज्जो दो। मुसाफिर लगेज हॉल से बाहर आने लगे हैं। तुम एक एक लड़की एक एक औरत को तवज्जो से देखो। मैं भी देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुसाफिर ट्रॉली में सामान भरकर लगेज हॉल से बाहर आ रहे थे। फिर कई लड़कियां, औरतें, मर्द एक दूसरे के पीछे कितार बनाए बाहर आने लगे। वो एक दूसरे से कुछ बोलते जा रहे थे, जिससे ये पता चला कि वो सब एक दूसरे को जानते हैं। वो सियाहों की टीम थी। उन्होंने सानी के दिमाग में रहकर गुफ्तगू करने के दौरान में ये मालूम किया था कि टूरिंग एजेंसी की तरफ से बहुत से सयाह इसी तैयारी में आ रहे हैं। इस तरह ये यकीन हो गया था कि सानी भी इसी तैयारी में आई है। वो दोनों उन तमाम लड़कियों और औरतों को टटोलती हुई नज़रों से देखने लगे जो सानी की तरह कद्दावर और सेहतमंद थी। ऐसे ही वक्त एक लड़की दिखाई दी। वो लगेज हॉल के अंदर से हाथ हिलाते हुए बोली, हाय सिलवाना, मैं आ गई हूँ। उस लड़की के शाने पर एक सफरी बैग लटक रहा था और एक हाथ में छोटी सी अटैची थी। वो सानी की तरह कद्दावर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटा कद नहीं था। सानी से 2-4 इंच छोटी होगी, मगर बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और सेहतमंद थी। वो लगेज हॉल से बाहर आकर सिलवाना के गले से लग गई। पारस ने कहा, पोरस तुम इस सियाह लड़की के दिमाग में पहुंचने की कोशिश करो, शायद वो सानी होगी। मैं इस वक्त तक सिलवाना से मिलने वाली उस लड़की के दिमाग में पहुंचने की कोशिश करूंगा। पारस ने कहा, सिलवाना से जो गले मिल रही है वो सानी के कद के बराबर नहीं है। साफ जाहिर है कि वो सानी नहीं है।
वो नहीं है, मगर सिल्वाना पर तो हमें शुबा करना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम सिल्वाना के साथ लगे रहना चाहते हो और सानी को तलाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो? यार पोरस, कभी तो आजमाइश के वक्त अपने भाई के काम आया करो। वो देखो, वो स्याह लड़की अपने स्नैक बार के काउंटर के पास गई है। वहां से वो फिर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। उसे हम ख्याल खोनी के जरिए तलाश नहीं कर पाएंगे। पहले उसके दिमाग में तो पहुंचो। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। उसके दिमाग में जगह बनाने के बाद आ जाऊंगा। क्योंकि वो देखो, अब एक तीसरी लड़की बाहर आ रही है। वो बिल्कुल सानी के कद के बराबर है और वैसी ही सेहतमंद है। पारस ने कहा, लेकिन किसी मर्द के साथ है और उसके साथ एक बच्चा भी है। ऐसी हसीन और स्मार्ट औरत को दोषी तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि एक 6 बरस का बच्चा उसकी उंगली पकड़कर चलता हुआ आ रहा था और उसके साथ एक जवां मर्द ट्रॉली पर सामान रखे हुए चल रहा था। जब वो अपने शौहर और बच्चे के साथ लगेज हॉल से बाहर आई तो पारस ने आगे बढ़कर कहा, एक्सक्यूज़ मी मैडम, क्या आपका नाम सानिया पारस है? वो बोली, सॉरी, मेरा नाम ये नहीं है और जो नाम है वो मैं किसी अजनबी को नहीं बताती। पारस एक तरफ हट गया। वो अपने शौहर और बच्चे के साथ आगे बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ पोरस उस स्याह लड़की के दिमाग में पहुंचने की कोशिश कर रहा था और पारस सिल्वाना में दिलचस्पी ले रहा था। उसकी सहेली शुबे से बालातर थी, क्योंकि सानी कितनी ही चालाकी से मेकअप करती लेकिन अपना कद 2-4 इंच घटा नहीं सकती थी। उसने सिल्वाना के दिमाग में रहकर मालूम किया कि उसकी सहेली का नाम सबाता था। 3 बरस पहले वो दोनों कैम्ब्रिज में एक साथ पढ़ती थी। तब से उनकी गहरी दोस्ती थी। जब सिल्वाना को मालूम हुआ कि उसके वालिदैन का भी इंतकाल हो गया है तो उसने फ़ोन पर कहा था, मेरे पास चली आओ। मैं मशरिक़ बईद के मुल्क थाईलैंड में हूँ। हम दोनों साथ रहेंगी। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। हम सारी उम्र ऐश कर सकते हैं। इस तरह हमें इतनी बड़ी दुनिया में तन्हाई का एहसास नहीं होगा। सबाता का दुनिया में कोई सगा ना था, मगर दूसरे रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदारों की मोहताज रहना नहीं चाहती थी। खुद कोई अच्छी सी मुलाजमत करके अपने तौर पर जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने सिल्वाना से कहा था, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और मैं जानती हूँ। हम आइंदा साथ रहेंगे तो हमारी मोहब्बत कम नहीं होगी। तुम कभी मुझसे बेजार नहीं होगी। इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से रखो। मेरे लिए माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर दो। मेरी मुलाजमत भी जारी रहेगी और हमारी दोस्ती भी कायम रहेगी। और मुझे एहसास रहेगा कि मैं इतनी प्यारी सहेली पर बोझ नहीं हूँ। सिल्वाना ने कहा, तुम बहुत अच्छी और बहुत माकूल बातें करती हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से चली आओ। मैं बैंकॉक में तुम्हारे इंतजार करूंगी। इस तरह सबाता तमाम मामला तय करने के बाद सिल्वाना के पास चली आई थी। पोरस उस स्नैक बार के काउंटर पर जाकर दूसरों की आवाज़ें सुनता हुआ उस मतलूबा लड़की के दिमाग में पहुंचना चाहता था। इसके साथ ही वो बार बार पलटकर सबाता की तरफ देख रहा था। जब से उसे देखा था उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। कशिश महसूस करने की एक वजह यह भी थी कि पारस और पोरस दूसरे मामलात में बहुत मसरूफ रहे थे। अब उन्हें यकीन था कि सानी की आमद के बावजूद वो किसी न किसी गर्लफ्रेंड में दिलचस्पी लेते हुए और शरारतें करते हुए अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। पारस ने पोरस के पास आकर पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम्हें इस सयाह लड़की के दिमाग में जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तुम सबाता की तरफ देखे जा रहे हो। पोरस ने खुश होकर पूछा, इसका नाम सबाता है? तुम उसका नाम सुनकर खुश क्यों हो रहे हो? इसलिए कि नाम से मुसलमान मालूम होती है। क्या उससे रिश्तेदारी करोगे? बोलो तो मैं तुम्हारा रिश्ता तय करवा देता हूँ। यार तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? मैंने तो तुमसे ये नहीं कहा कि तुम सिल्वाना में दिलचस्पी ना लो। तुम बेशक एक नहीं 1000 सबाताओं में दिलचस्पी लो, लेकिन पहले काम तो करो। जब तुम यहाँ आ गए हो तो उस स्याह लड़की के दिमाग में जाने की कोशिश करो। मैं ज़रा सबाता की तरफ जा रहा हूँ। और अगर सिल्वाना यहाँ से जाना चाहे तो ये बताओ, क्या तुम्हें सिल्वाना का ताकुब करना चाहिए? हाँ, ताकुब तो करना चाहिए। उसके साथ जो पायलट रॉजर मेट है उसके बारे में अहम इंकिशाफ हुआ है। कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में आता है। लिहाजा हम अभी सिल्वाना का पीछा नहीं करेंगे। उसके जरिए हम रॉजर मेट के बारे में मजीद अहम मालूमात हासिल करते रहेंगे। पोरस सबाता और सिल्वाना के पास चला गया। पारस उन स्याहों के दरमियान से गुजरता हुआ मतलूबा स्याह लड़की की तरफ जाने लगा। इरादा था कि करीब पहुंचकर किसी बहाने से मुखातिब करेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा कि लड़की खुद उसे मुखातिब होने पर मजबूर हो जाए। लेकिन उसके करीब पहुंचते ही किसी कोशिश के बगैर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, हाय, अब तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगी? वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो उसके दिमाग में आने वाली बात कह रही थी, जिससे ये बात जाहिर हो रही थी कि वह टेलीपैथी जानती है। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय सानी, तुम्हें ढूंढ निकालने में ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? वह हसीना उसे मुसाफिर करते हुए बोली, मेरा नाम सानी नहीं, लिजा है। उसे मुसाफिर करते ही पारस को मायूसी हुई, क्योंकि उसका हाथ बहुत नाजुक था। उसने लिजा से कहा, सॉरी, मुझसे पहचानने में गलती हुई है। वो मुस्कुराकर बोली, गलती दुरुस्त की जा सकती है। अगर तुम कोई रईसज़ादे हो तो मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सियाहत के लिए आई हूँ। मेरे पास रकम कम पड़ सकती है। वो बोला, मुझे अफसोस है कि मैं किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। मेरी अपनी एक गर्लफ्रेंड है जिसके धोखे में तुम्हारे पास आने की गलती की है। वो वहां से पलटकर जाते हुए देखने लगा। सिल्वाना और सबाता उस पायलट रॉजर मेट के साथ एयरपोर्ट की इमारत से बाहर जा रही थी। पोरस ने कहा, वह फ्लाइंग क्लब की तरफ जा रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर के जरिए सिंगापुर जाकर तफरीह करने का इरादा है। पारस ने पूछा, क्या किया जाए? उधर सिल्वाना सिंगापुर की तरफ जा रही है और उधर सानी का सुराग नहीं मिल रहा। पोरस ने कहा, तकरीबन तमाम मुसाफिर लगेज हॉल से बाहर आ चुके हैं।
हाँ, ऐसा ना हो कि सानी तुम्हें धोखा दे रही हो, उस फ्लाइट से ना आई हो, अगली फ्लाइट से आने वाली हो। पोरस ने कहा, यार तुम्हारा क्या इरादा है? अगली फ्लाइट के इंतजार में यहाँ रहोगे? क्या सिल्वाना के पीछे सिंगापुर नहीं जाओगे? तुम सिल्वाना का हवाला देकर ये चाहते हो कि उसके इश्क में उसका पीछा करूं? साफ तौर से कहो कि तुम सबाता के पीछे जाना चाहते हो। एक ही बात है, दोनों भाई किसी के पीछे जाएं, आखिर जाना तो है। किसे जाना है? सानी को कौन तलाश करेगा? उसी वक्त दिमाग में सानी की सोच की लहर उभरी। पारस ने कहा, सानी मेरे दिमाग में बोल रही है। पोरस उसके दिमाग में आ गया। सानी कह रही थी, हेलो पारस और पोरस, क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। तुम इस फ्लाइट से नहीं आई हो और अगली दो में से किसी एक फ्लाइट से आने वाली हो। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि मैं आ चुकी हूँ और तुम्हारे सामने से गुजर कर जा चुकी हूँ। इस वक्त मैं एक कार में अपने फर्जी शौहर और फर्जी बच्चे के साथ कोलालमपुर जा रही हूँ। कल सुबह वहां से सिंगापुर जाऊंगी। पारस ने हैरानी से पूछा, क्या वो 6 बरस का बच्चा जिसकी उंगली पकड़कर जा रहा था और जिसके साथ एक शख्स ट्रॉली में सामान लिए जा रहा था, वो तुम थी? हाँ, तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा था और मैंने नहीं बताया था। ओह गॉड, तुम मेरे सामने से गुजर कर गई हो। हाँ, इत्तफाक की बात कह लो, एक शख्स अपने बच्चे के साथ सफर कर रहा था। मैंने उस पर ख्याल खोने के जरिए कब्जा जमा लिया और इस बात पर आमादा कर लिया कि बैंकॉक पहुंचते ही वो मुझे अपने साथ यूं रखेगा जैसे मैं उसकी बीवी हूं और उसके बच्चे की माँ हूं, और अपने साथ कार में कोलालमपुर ले जाएगा। अभी मैं उसके साथ वहीं जा रही हूँ। अच्छी बात है, हम भी उधर ही आ रहे हैं। पोरस ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि जिधर वो सबाता जा रही है उधर सानी जा रही है, और अब तो तुम भी उसी तरफ खिंचे चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपना आइडियल बनाने वाली सिल्वाना की मंजिल भी वही है। वो दोनों किराए की कार में बैठकर प्राइवेट फ्लाइंग क्लब की तरफ जाने लगी। सानी उन दोनों को इस तरह उलझा रही थी कि वो उसके करीब होते हुए भी करीब नहीं पहुंच सकते थे। दरअसल सिल्वाना ही सानी थी। वो 2 दिन पहले ही जी सिल्वाना के नाम से बैंकॉक आई थी। 6 बरस का बच्चा जिस जवान औरत की उंगली पकड़कर चल रहा था, उसका ताल्लुक सानी से नहीं था। वो सचमुच उस बच्चे की माँ थी और उसके साथ चलने वाले मर्द की बीवी। अब वो पता नहीं कहाँ गई होगी, लेकिन सानी ने ख्याल खोने के जरिए पारस को फिर धोखा दिया कि वो फर्जी बीवी बनकर और माँ बनकर एक बाप और बेटे के साथ कोलालमपुर जा रही है। कुछ अरसे पहले पोरस की एक टेलीपैथी जानने वाली महबूबा जीनी थी, जिसे एबनॉर्मल कहा जाता था। दरअसल वह एबनॉर्मल उस वक्त होती थी जब उसे गुस्सा आता था। उसकी बस यही एक कमजोरी थी कि गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वैसे वो बहुत ही खतरनाक फाइटर थी और बेहद ज़हीन थी। बाद में बाबा साहब के दायरे से कहा गया कि इसे एबनॉर्मल नहीं रहना चाहिए। इसका इलाज करने के लिए और इसके ज़हन को पुरसुकून बनाने के लिए उसे बाबा साहब के दायरे में भेज दिया जाए। तब से वो बाबा साहब के दायरे में ज़ेर तरबियत थी। रूहानी अमल के जरिए उसके अंदर भरपूर एतमाद पैदा किया जाता। उसे समझाया जाता कि वो अपने अंदर गैर मुतज़लज़ल एतमाद कायम करती रहेगी तो उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा। फिर वो बड़े ठंडे दिमाग से पुरसुकून रहकर बदलते हुए हालात और बदलते हुए दुश्मनों का तज्जिया कर सकेगी और हमेशा कामयाबी हासिल करती रहेगी। वो पहले ही अच्छी खासी तरबियत याफ्ता थी। बाबा साहब के दायरे में ज़ेर तरबियत रहकर उसने अपने दिमाग से गुस्से को ख़त्म करना सीख लिया। अपने अंदर एक गैर मुतज़लज़ल एतमाद पैदा कर लिया। फिर बड़ी तरतीब और तंजीम यानी डिसिप्लिन के साथ सानी और फहमी की तरह ज़िंदगी गुजारना सीख गई। इसके बाद जब सानी थाईलैंड जाने के लिए तैयार हुई तो जीनी से कहा, तुम वहाँ मेरे साथ रहोगी ताकि अपने उस घोड़े को लगाम दे सको। वो खुश होकर सानी के गले लग गई। फिर बोली, मुझे पोरस बहुत याद आता है। पता नहीं वो मुझे याद करता होगा या नहीं। तुम उसे अच्छी तरह लगाम दोगी तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हें याद करता रहेगा, दूसरी को याद करना भूल जाएगा। जीनी को पोरस से भरपूर प्यार मिलता था। फिर वो बाबा साहब के दायरे में पहुंची तो वहाँ सभी से मोहब्बतें मिलने लगी। वो पारस की सोहबत और बाबा साहब के दायरे में रहकर इतनी मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका नाम सबाता बानो रखा गया था। वही सबाता बानो उर्फ जीनी जी सलवाना यानी सानी की सहेली बनकर बैंकॉक आई थी। पारस और पोरस ने उसे देखा था, लेकिन वो दोनों अपनी अपनी महबूबाओं को पहचान नहीं पाए थे। अब वो फ्लाइंग क्लब पहुंचकर वहां से एक तैयारा चार्टर करने के बाद सिंगापुर रवाना हो गए थे। सानी अपने शौहर के लिए आर्जी तौर पर बीवी नहीं रही थी और सबाता अपने महबूब के लिए आर्जी तौर पर पहले वाली महबूबा नहीं रही। वो दोनों बिल्कुल नई और ताज़ा तरीन महबूबाएं बन गई थी। वो दोनों बिल्कुल नए आशिक बनकर उनके ताक़ुब में सिंगापुर जा रहे थे। सिंगापुर की तरफ सफ़र करते हुए पारस ने कहा, उस पायलट रॉजर मेड के दिमाग में जाकर पता करना चाहिए कि उसके दिमाग में कौन आता है और किसने उसे अपना आलाकार बनाया हुआ है। पोरस ने कहा, प्लीज़ तुम उसके दिमाग में जाकर ये मालूमात हासिल करो। हम दोनों को वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? जो अभी तक खामोश रहकर कर रहा था, तुमने मुझे मुखातिब करके मेरी ख्याल खोने का सिलसिला तोड़ दिया। अच्छा, तो तुम उस हसीना सबाता के दिमाग में पहुंचे हुए थे। पहले मैं सिल्वाना के दिमाग में गया। वह सबाता से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ और लबो लहजा सुनकर मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसके बारे में ये तो मालूम हो चुका है कि वह सिल्वाना के साथ कैम्ब्रिज में तालीम हासिल किया करती थी। फिर इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और अब वो इसके साथ पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से आई है। उसकी दोस्त भी है और सेक्रेटरी भी है। हाँ, उसका दिमाग यही कह रहा है। क्या इसके अलावा और भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो जब लगेज हॉल से बाहर आई थी और सिल्वाना से मुलाकात कर रही थी तो उस वक्त उसने किसी नौजवान को देखा था और उससे मुतासिर हो गई थी। कई बार उसकी तरफ देखा था, लेकिन ये मालूम ना कर सकी कि वो कौन है। इसका मतलब है वो तुझे देखने से पहले ही किसी और को दिल दे बैठी थी।
हो सकता है उसने मुझे देखा और मेरे ही बारे में सोच रही हो। हाँ, ऐसी खुशफहमी अच्छी होती है। आदमी मोहब्बत में बीमार नहीं पड़ता। इस फरेबी खुशफहमी से फलता फूलता रहता है कि हसीना को मिटाने से पहले ही वो मान गई है। यार क्यों दिल तोड़ने वाली बात कर रहा है? मुझे हौसला दे, मुझसे ताउन कर। मैं क्या ताउन करूं? तू सिल्वाना के दिमाग में रहकर उसे माइल कर सकता है कि वो सबाता को मेरी तरफ माइल करे। सिल्वाना ने हमें दूर से देखा है, हमारे नाम नहीं जानती, और ना ही एयरपोर्ट में उसने सबाता को हमारे बारे में कुछ बताया था। अब वो किस हवाले से कहेगी कि मैं कौन हूँ और मेरा दोस्त कौन है, नाम क्या है, हुलिया क्या है? तुम तो मुझे मायूस करने वाली बातें कर रहे हो। बेहतर है उस पायलट रॉजर मेट के दिमाग में जाओ और ज़रूरी मालूमात हासिल करो। पारस के अलख्वानी के जरिए रॉजर मेट के दिमाग में पहुंच गया। उस वक्त वो सोच रहा था सिल्वाना मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, किसी दूसरे को आइडियल बना चुकी है। मुझे उसका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए, ये फंसने वाली औरत नहीं है। उसी लम्हे दूसरी सोच उसके अंदर उभरी, मैं बेवकूफ़ का बच्चा हूँ, ऐसी हसीना को छोड़ देने की बात कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि एयरपोर्ट में उन दो जवानों को अपनी नज़रों में रखना और सिल्वाना के जरिए उन्हें फांस कर वहीं बैंकॉक में रहना है या उन्हें साथ लेकर सिंगापुर आना है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दिमाग में आने वाले ख्यालात को भुला दिया। वो फिर सोचने लगा, दिमाग में ऐसे आने वाले ख्यालात फजूल हैं। मैं उन दोनों जवानों को अपने साथ रहने पर क्यों माइल करूंगा? सिल्वाना ऐसे ही मेरे काबू में नहीं आई है। वो दो जवान साथ रहेंगे तो मेरे काबू से बिल्कुल ही निकल जाएगी। फिर उसके अंदर दूसरी सोच उभरी, बकवास मत करो, मेरा मतलब है मुझे बकवास नहीं करना चाहिए। वो दोनों जवान दिल फेंक किस्म के आशिक हैं। वो उसका ताकुब करते हुए सिंगापुर आएंगे। इस वक्त मुझे मोहतात रहना चाहिए और उन दो जवानों को नज़रों से ओझल नहीं होने देना। पारस उसके मुख्तलिफ ख्यालात पढ़ते हुए समझ रहा था कि सिर्फ पायलट रॉजर मेट अपने तौर पर नहीं सोच रहा था, बल्कि उसके अंदर कोई दूसरा भी उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो दूसरा गुस्से में कह गया था, बकवास मत करो। इसका मतलब यही था कि रॉजर मेट सारी बातें अपने ही तौर पर नहीं सोच रहा। कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में अपनी सोच की लहरें पैदा कर रहा था। रॉजर मेट जो सोच रहा था वो टेलीपैथी जानने वाला उसी की सोच में अपनी तरफ से जवाब पेश कर रहा था। आखिर उसने फिर उसे कायल किया कि आइंदा वो दोनों जवान सिंगापुर में नजर आएंगे तो वो उनसे दोस्ती करेगा, उन्हें अपने करीब रखने की कोशिश करेगा। पारस ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर पोरस को रॉजर मेट के दिमाग में पैदा होने वाले मुख्तलिफ ख्यालात के बारे में बताया। पोरस ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में उसी की सोच की लहरों के जरिए बोल रहा होगा और वो हम दोनों को अहमियत दे रहा है। इसका मतलब यह है उसे हम पर शुबा है कि हम टेलीपैथी जानते हैं। हमें रॉजर मेट के दिमाग में वक्फे वक्फे से जाते आते रहना चाहिए। वो टेलीपैथी जानने वाला भी उसके दिमाग में आता जाता रहेगा। हो सकता है कि इस दौरान में उससे कोई ऐसी गलती हो जाए कि हम उसकी शाहरग तक पहुंच सकें। वो दोनों कोलालमपुर पहुंच गए। सानी ने उसे कहा था कि वो अपने फर्जी शौहर और बच्चे के साथ कार के जरिए वहां जा रही है। चूंकि ये दोनों चार्टर्ड तैयारी से आए थे इसलिए उससे बहुत पहले पहुंच गए और किराए की कार हासिल करके हाईवे की पहली पुलिस चौकी तक पहुंच गए। वहां से गुजरने वाली तमाम कारों को बगौर देखने लगे। पारस ने उस बच्चे वाली माँ को और उस शख्स को देखा था। उन्हें वहां कार में देखते ही पहचान सकता था, जबकि हकीकतन वो बच्चे और उसके बाप के साथ नहीं आ रही थी। उसने पारस और पोरस को भटका दिया था। अब वो शाम तक उसे तलाश करते हुए भटकने वाले थे। 3J, कैनीबॉल और लेजी गार्ड पांचों हम ख्याल थे और हमराज थे। उन पांचों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया कि जब तक अपने अहम अकाबरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे उस वक्त तक नीलमा या दूसरे मुखालिफ टेलीपैथी जाने वाले किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाते रहेंगे। इस ख्याल के तहत उन्होंने ये मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि तमाम अकाबरीन के दिमागों को लॉक कर दिया जाए ताकि कोई भी टेलीपैथी जाने वाला उनके चोर ख्यालात ना पढ़ सके। जे काफू, जे सामू और जे फ्लो ने बहरी, बर्री और फ़िज़ाई अफ़वाज के 3 आला अफ़सरान से खुफिया तौर पर रब्ता किया। वो रात को अपने अपने बंगले में पहुंचकर पहले शराब पीना चाहते थे, इसके बाद डिनर करके सो जाना चाहते थे। लेकिन जे काफू ने एक आला अफ़सर से कहा, सर आप शराब ना पिएं और ना ही किसी किस्म का नशा करें। मेरे बाकी साथी भी आप जैसे आला अफ़सरान से यही कह रहे हैं। तुम मुझे ये मशवरा क्यों दे रहे हो? मैं चाहता हूँ हमारे मुल्क के तमाम अहम अकाबरीन दुश्मन टेलीपैथी जाने वालों से महफूज रहें। अगर वो आपके दिमागों में नहीं आ सकेंगे तो आपके चोर ख्यालात पढ़कर अहम राज मालूम नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ जे फ्लो ने बड़ी फौज के आला अफ़सर से कहा, फिलहाल नीलमा से ज़्यादा खतरा है, वो आइंदा भी हमें तरह तरह के नुकसानात पहुंचाती रहेगी। आप जैसे आला अफ़सरान के दिमाग पर कब्जा जमा कर आप लोगों को महकूम बना लेगी, फिर हम बहुत मजबूर हो जाएंगे। बड़ी फौज के आला अफ़सर ने कायल होकर कहा, तुम लोग सही सिमत में सोच रहे हो, हम तुम्हारी कदर करते हैं। हम बरसों से शराब पीने के आदी हैं, लेकिन हम अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए शराब छोड़ देंगे और तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे। तीसरी तरफ जे सामू ने बहरी फौज के आला अफ़सर से कहा, हम आप लोगों को राजदार बनाना चाहते हैं, इस मकसद के लिए आपके दिमाग को मुकफ्फल करना चाहते हैं। फिर कोई दुश्मन आपके दिमाग में आकर हमारे अहम मंसूबों को नहीं मालूम कर सकेगा। बहरी फौज के आला अफ़सर ने कहा, तुम सब मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आइंदा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जे सामू ने कहा, आइंदा की बातें छोड़ें, सिर्फ आज रात शराब छोड़ दें। हम आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें नक्श करेंगे कि कल से आप खुद ही शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ लेजी गार्ड और कैनीबॉल ने भी फौज के एक आला अफ़सर को और मुल्क के एक आला हाकिम को यही बातें समझाईं। वो भी इस बात पर राजी हो गई। इस तरह उन पांचों ने एक ही वक्त में
उन पांचों पर तनवीमी अमल किया और अपने अमल के जरिए उनके दिमागों में ये नक्श कर दिया कि वो शराब या किसी किस्म के नशे को हाथ नहीं लगाएंगे, पराई सोच की लहरों को फ़ौरन ही महसूस कर लिया करेंगे और सांस रोककर उन्हें दिमाग से निकाल दिया करेंगे। एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजे से सोच की जो लहरें आएंगी सिर्फ उन्हें अपने दिमाग में महसूस नहीं करेंगे। इस तरह उन पांचों ने उन पांच अकाबरीन के जहनों में मखसूस आवाज़ और लबो लहजा नक्श कर दिया। मजीद ज़रूरी बातें उनके दिमागों में गिरहा की तरह बांध दी। फिर उन्हें तनवीमी अमल सोने के लिए छोड़ दिया। यह अमल उन्होंने आधी रात से पहले किया। फिर आधी रात के बाद उन्होंने मजीद पांच अकाबरीन पर ऐसे ही तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को मुकफ़ल कर दिया। उनके दिमागों में भी मखसूस आवाज़ और लबो लहजा नक्श कर दिया। वो इस बार आवाज़ और लबो लहजे के बायस त्रीजे, लेजी गार्ड और कैनी बॉल को कभी अपने दिमागों में महसूस नहीं कर सकते थे। त्रीजे अब तक जिस तरह ज़िंदगी गुजारते आए थे उससे ज़ाहिर था कि अब तक उन्होंने किसी भी टेलीपैथी जानने वालों से ना दोस्ती की, ना किसी से राब्ता रखा और ना ही किसी मुल्क के वफादार या ताबेबंद करे। इस बार वो कैनी बॉल के हवाले से अमरीकी अकाबरीन को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे थे, लेकिन हकीकतन उन्होंने बहुत पहले यह फैसला कर लिया था कि किसी भी चौथे टेलीपैथी जानने वाले से और किसी भी मुल्क से दोस्ताना राब्ता नहीं रखेंगे और ना ही उन्हें दुश्मनी का मौका देंगे। जे सामू मोना से और जे फ्लो हेलोरीटा से शादियां कर चुके थे। हेलोरीटा का भाई कैनी बॉल इस रिश्ते से उनका करीबी अजीज बन चुका था। उन तीनों ने उसे बज़ाहिर अपना दोस्त बना लिया था, उसकी मदद की, उसे बेज़ोन वगैरह के तनवीमी अमल से निजात दिलाई और एक आज़ाद और खुद मुख्तार टेलीपैथी जानने वाला बना दिया। अब वो लेजी गार्ड के साथ अमेरिका के आर्मी हेडक्वार्टर में रहने लगा था। ये सब कुछ करने के बावजूद उन तीनों ने आपस में यह फैसला कर लिया था कि कैनी बॉल को सिर्फ हेलोरीटा के हवाले से अपना अजीज़ रिश्तेदार समझेंगे, लेकिन उसे अपना गहरा दोस्त बनाएंगे, ना राजदार बनाएंगे। उन्होंने कैनी बॉल के साथ लेजी गार्ड पर भी तनवीमी अमल करके उसे बेज़ोन वगैरह से निजात दिलाई थी और उसके दिमाग में भी मखसूस आवाज़ और लबो लहजा नक्श कर दिया था। इस तरह उन्होंने अमेरिका के तमाम अकाबरीन को अपनी भरपूर वफादारियों का यकीन दिलाया और अमली तौर पर लेजी गार्ड और कैनी बॉल को उनके आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि वाकई वो अपने मुल्क और कौम के वफादार हैं। हकीकत ये थी कि त्रीजे अब भी ना किसी के वफादार थे, ना किसी के दोस्त और ना ही किसी से दुश्मनी करना चाहते थे। अमेरिका को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाने से बड़े फ़ायदे हासिल हुए थे। एक तो उन तीनों ने लेजी गार्ड और कैनी बॉल पर भी तनवीमी अमल करके मखसूस आवाज़ और लबो लहजा नक्श किया था और दूसरे कई अकाबरीन पर भी यही अमल किया था। इसका मतलब ये था कि लेजी गार्ड और कैनी बॉल और दूसरे कई अकाबरीन अब इन त्रीजे के मामूल बन गए थे। जब भी त्रीजे उनके दिमागों में आते वो उन्हें महसूस ना करते। वो उनके अंदर रहकर जिस किस्म के ख्यालात पेश करते, जैसी हदायत देते, वो उन्हीं हदायत पर बेख्तियार अमल करते रहते। गोया त्रीजे ने नहायत इत्मीनान से एक एक कदम चलते हुए बड़ी कामयाबी से सिर्फ अहम अकाबरीन ही को नहीं बल्कि अमेरिका के तमाम अहम मामलात को अपने कंट्रोल में ले लिया था।